आप सुन रहे हैं पुस्तक, जहां शब्द बनते हैं विचार और विचार बदलते हैं दृष्टिकोण। यहां हर एपिसोड में हम किताबों के पन्नों से निकालते हैं ज्ञान, अनुभव और वो अनकही बातें जो जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। तो तैयार हो जाइए एक नई सोच, एक नई समझ और एक नई यात्रा के लिए। ये है पुस्तक। बहुत ही शानदार शुरुआत। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का जो विषय है ना, वो सच में बहुत खास है। हम सबने सुना है कि थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे। हाँ, 10,000 बार। मतलब एक आम इंसान तो 2 या 3 बार की विफलता के बाद ही पूरी तरह टूट जाता है ना? वो अपना रास्ता ही बदल लेता है। लेकिन एडिसन नहीं माने। बिल्कुल नहीं माने। और क्यों? क्योंकि उनके पास एक ऐसा मनोवैज्ञानिक फॉर्मूला था जो किसी भी विफलता को सफलता में बदल सकता था। आज हम उसी फॉर्मूले की गहराई में उतरने वाले हैं। और मैं बता दूं कि ये कोई आम फॉर्मूला नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे महान उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को सौंपा था। एकदम सही। और उसके बाद हिल ने 20 से अधिक वर्षों तक करीब 500 से भी ज्यादा बेहद सफल लोगों का विश्लेषण किया, ताकि इस फॉर्मूले को वैज्ञानिक रूप से परखा जा सके। हाँ, तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे कोई भी इंसान जिसके पास न पैसा है, न कोई खास डिग्री है, वो सिर्फ अपने विचारों की ताकत से कुछ भी हासिल कर सकता है। देखिए, इस चर्चा को आगे ले जाने से पहले ना एक बात बिल्कुल साफ कर देना बहुत जरूरी है। बताइए। ये सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने या रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है। मतलब ये उससे कहीं ज्यादा गहरा विषय है। हाँ, सही बात है। असल में हम आज इस बुनियादी सिद्धांत को डिकोड करने वाले हैं कि हमारे विचार जो पूरी तरह से अदृश्य होते हैं, वो भौतिक वास्तविकता में यानी फिजिकल रियलिटी में कैसे तब्दील हो जाते हैं। मतलब वो विचार जो हम सिर्फ सोच रहे हैं, वो सच कैसे बन जाते हैं। बिल्कुल, ये मन की उस शक्ति का विज्ञान है जिसे आजकल की दुनिया में अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। और मुझे लगता है यही बात इस पूरी रिसर्च को इतना दिलचस्प बनाती है। मतलब हम सब जानते हैं कि हर महान उपलब्धि एक विचार से शुरू होती है, लेकिन जो स्रोत सामग्री है हमारी, वो यहाँ एक बहुत स्पष्ट लकीर खींचती है। वो विचार सिर्फ एक साधारण इच्छा या काश ऐसा हो जाता वाली सोच नहीं हो सकता। एकदम सही कहा आपने। और इसे समझने के लिए हमें एडविन सी बार्न्स की कहानी को देखना होगा। अरे हाँ, बार्न्स की कहानी। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक आदमी मालगाड़ी से उतरता है और उसके कपड़े बिल्कुल फटे पुराने हैं। हाँ, मतलब वो बिल्कुल एक बेघर इंसान की तरह दिख रहा था। और वो सीधा थॉमस एडिसन के आलीशान ऑफिस में घुस जाता है। और पता है वो क्या कहता है? वो कहता है कि वो उनके साथ बिजनेस करना चाहता है। यही तो सबसे बड़ी बात है। ध्यान दीजिए, वो एडिसन के लिए काम नहीं करना चाहता था। बिल्कुल, वो उनके साथ एक पार्टनर के रूप में काम करना चाहता था। ये मानव मनोविज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। सच में। मतलब जब बार्न्स उस ऑफिस में खड़े थे तो उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही एडिसन से कोई जान पहचान थी। और एडिसन ने खुद बाद में बताया था कि बार्न्स एक आम मजदूर जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पे एक ऐसा भाव था, है ना? हाँ, उनके चेहरे का भाव चीख चीख कर कह रहा था कि वो जो लेने आए हैं वो लेकर ही जाएंगे। हाँ, पर दिलचस्प बात यह है कि बार्न्स को तुरंत पार्टनरशिप नहीं मिली। अब बिल्कुल नहीं मिली। उन्हें एक मामूली सा काम मिला, बस फर्श साफ करने और छोटे मोटे काम करने का। और वो भी 1-2 महीने में ही, पूरे 5 साल। पूरे 5 साल तक वो सिर्फ एक कर्मचारी बने रहे। जरा सोचिए, 5 साल तक फर्श साफ करना और दिमाग में ये सोचना कि मैं इस कंपनी के मालिक का पार्टनर हूँ। यही वो बात है। कोई भी आम इंसान होता तो हार मान लेता या सोचता कि एडिसन ने मुझे धोखा दिया है। हाँ, या फिर कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेता। बिल्कुल। और यहीं पर इच्छा और ज्वलंत इच्छा, मतलब बर्निंग डिजायर के बीच का जो अंतर है, वो समझ आता है। बार्न्स के मन में वो इच्छा समय के साथ कम नहीं हुई थी। नहीं, बल्कि वो एक जुनून बन गई थी। और अगर हम मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें ना, तो जब कोई विचार आपके दिमाग पर इस तरह हावी हो जाता है तो आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। हाँ, आपका दिमाग आपके आसपास के माहौल में उन अवसरों को स्कैन करने लगता है जो उस विचार को सच कर सके। और आखिरकार बार्न्स को वो अवसर मिला भी। तब मिला जब एडिसन ने एक नई डिक्टेटिंग मशीन बनाई और उनके खुद के सेल्समैन ने उसे बेचने से मना कर दिया। और बार्न्स ने मौका देखा, उसने उसे बेचने का जिम्मा उठाया। और वो इतने सफल हुए कि एडिसन द्वारा निर्मित और बार्न्स द्वारा स्थापित ये एक नारा ही बन गया। क्या बात है। यहाँ
एक और बहुत शक्तिशाली बात सामने आती है, वापसी के रास्ते बंद करना। जिसे हम पुल जलाना भी कहते हैं। हाँ, किताब में एक बहुत ही मशहूर योद्धा की कहानी है। उसने अपनी सेना को दुश्मन के इलाके में उतारने के बाद अपनी ही नावों को आग लगवा दी थी। बाप रे। उसने अपने सैनिकों से कहा कि देखिए, अब हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, या तो हम जीतेंगे या यहीं मरेंगे। और बांस ने भी ठीक यही किया था, उनके पास कोई प्लान भी नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने खुद से कहा था कि वो एडिसन के साथ बिजनेस करेंगे, चाहे इसमें उनकी पूरी जिंदगी क्यों न लग जाए। देखिए, ये सुनने में थोड़ा खतरनाक या अतिवादी लग सकता है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल दृष्टिकोण से मैं मानता हूँ कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है। अच्छा, वो कैसे? जब आपके पास प्लान बी होता है ना, तो आपका दिमाग प्लान ए में अपनी 100% ऊर्जा नहीं लगाता। मतलब दिमाग एक तरह से रिलैक्स रहता है। हाँ, क्योंकि दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाना चाहता है। लेकिन जब आप वापसी के सारे रास्ते बंद कर देते हैं, तो दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। ओह, समझ गया। मतलब उसे जीतने के अलावा कोई और विकल्प दिखता ही नहीं है। एकदम सही। और शिकागो की महान आग के बाद ठीक यही हुआ था। पूरा बाजार जलकर राख हो गया था। हाँ, सारे व्यापारियों ने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन सिर्फ एक व्यापारी ने उस राख के ढेर की ओर इशारा किया और कहा कि वो यहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाएगा, चाहे ये जगह कितनी भी बार क्यों न जल जाए। ये उसी पुल जलाने की मानसिकता का नतीजा था। बिल्कुल। तो मतलब जब तक हार मानने का विकल्प खुला है, इंसान के हारने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। हाँ, 100%। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, मुझे कार की जीपीएस सिस्टम की तरह लगती है। अच्छा, जीपीएस। हाँ, देखिए, आप अपनी गाड़ी के जीपीएस को चालू करके ये नहीं कह सकते कि मुझे कहीं भी ले चलो या बस किसी अच्छी जगह ले चलो। हाँ, वो काम ही नहीं करेगा। बिल्कुल, आपको उसे एक सटीक पिन कोड देना होता है, एक निश्चित दिशा देनी होती है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। जीपीएस को एक डेस्टिनेशन चाहिए और हमारे दिमाग को भी। सही बात है। इसीलिए इस पूरी रिसर्च में इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए 6 बहुत ही व्यवहारिक कदम बताए गए हैं। 6 कदम। तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है वो निश्चित मात्रा तय करना जो आपको चाहिए। मतलब सिर्फ मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए कहना दिमाग के लिए एक बहुत ही अस्पष्ट निर्देश है। हाँ, जीपीएस में कहीं भी ले चलो बोलने जैसा। एकदम सही। दूसरा कदम है ये तय करना कि उस लक्ष्य के बदले में आप क्या देने को तैयार हैं। क्योंकि बिना कुछ दिए तो कुछ मिलता नहीं है। बिल्कुल, ये प्रकृति का नियम है। और तीसरा कदम है एक निश्चित तारीख तय करना, एक डेडलाइन। और चौथा है एक ठोस योजना बनाना और तुरंत उस पर काम शुरू कर देना, चाहे आपकी तैयारी पूरी हो या नहीं। मतलब इंतजार नहीं करना है। हाँ। पांचवा कदम है कि इन सभी बातों को एक स्पष्ट स्टेटमेंट के रूप में एक कागज पर लिखना। और छठा कदम, मुझे याद आ रहा है कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, छठा सबसे महत्वपूर्ण कदम है इस लिखे हुए स्टेटमेंट को दिन में 2 बार जोर से पढ़ना। एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले। एक मिनट। मुझे यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनने दीजिए। हाँ बिल्कुल, पूछिए। ये जो छठा कदम है कि कागज पर लिखकर उसे रोज सुबह शाम जोर से पढ़ना और सोचना कि बैंक में पैसे आ गए हैं, क्या ये सब आज के समय का वो जिसे हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला अंधविश्वास कहते हैं, वैसा नहीं लगता है? मैं समझ सकती हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मतलब सिर्फ बोलने और सोचने से चीजें अपने आप चलकर आपके पास कैसे आ सकती हैं? ये लॉजिकली कैसे काम करता है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। और पता है, बहुत से लोग यहीं आकर इस पूरी थ्योरी को खारिज कर देते हैं। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा जादुई लगता है। लेकिन इसे विज्ञान के चश्मे से देखिए। ये सिर्फ हवा में ख्याली पुलाव पकाना नहीं है, इसे ऑटो सजेशन कहते हैं। ऑटो सजेशन? हाँ, और ये सीधे हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसे हम RAS कहते हैं, उस पर काम करता है। अच्छा, RAS क्या होता है? देखिए, RAS हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो सूचनाओं को फिल्टर करता है। दिन भर में हमारे सामने लाखों चीजें आती हैं, है ना? हाँ, बहुत सारी जानकारी आती है। लेकिन हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जिन्हें वो महत्वपूर्ण मानता है। उदाहरण के लिए? जैसे मान लीजिए आप एक खास रंग की कार खरीदने का फैसला करते हैं, तो अचानक आपको सड़क पर वही कार हर जगह दिखने लगती है। अरे हाँ, ऐसे बहुत बार होता है। वो कारें पहले भी वही थी, लेकिन आपका दिमाग उन्हें इग्नोर कर रहा था। मतलब जब हम अपने लक्ष्य को बार बार दोहराते हैं और उसमें अपनी भावनाएं जोड़ते हैं, तो हम वास्तव में अपने दिमाग के फिल्टर को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही पकड़े आप।
आपका दिमाग एक चुंबक की तरह काम करने लगता है। क्या बात है। वो अचानक उन अवसरों को, उन योजनाओं को पहचानने लगता है जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी हैं। जो चीजें पहले सामने होकर भी नहीं दिखती थी। हाँ, अब आपका प्रोग्राम्ड दिमाग उन्हें पकड़ने लगता है। और हेनरी फोर्ड के V8 इंजन की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अरे हाँ, फोर्ड वाली कहानी। फोर्ड अपने इंजीनियरों से एक ऐसा इंजन बनवाना चाहते थे जिसमें 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉट में हो। और सारे पढ़े लिखे इंजीनियरों ने एक स्वर में कह दिया था कि ऐसा करना तकनीकी रूप से असंभव है। और फोर्ड ने क्या कहा था? उन्होंने कहा, मुझे ये चाहिए और मैं इसे पाकर रहूंगा। बिल्कुल। किताब में तो ये भी बताया गया है कि फोर्ड ने अपनी डिक्शनरी से असंभव शब्द को ही काट कर निकाल दिया था। हाँ, और पता है 1 साल तक कुछ नहीं हुआ। इंजीनियर बार बार कहते रहे कि ये नहीं हो सकता, लेकिन फोर्ड टिके रहे। एकदम टिके रहे और अंततः उनका वो अटूट विश्वास जीत गया। इंजीनियरों ने उस असंभव इंजन को बना ही दिया। मतलब हेनरी फोर्ड कोई जादूगर नहीं थे? नहीं, बस उनका अवचेतन मन इस बात पर पूरी तरह से प्रोग्राम्ड था कि ये इंजन बन सकता है। इसलिए उनका दिमाग हार मानने के बजाय लगातार समाधान खोज रहा था। लेकिन जब हम इस सफलता के मानसिकता की बात करते हैं ना, तो एक कहानी है जो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आप डाबी की कहानी की बात कर रहे हैं? हाँ, आर्यू डाबी की कहानी। वो और उनके चाचा गोल्ड रश के समय सोने की खदान खोद रहे थे। उन्हें शुरुआत में थोड़ा सोना मिला भी, जिससे उनका उत्साह बढ़ गया। लेकिन फिर अचानक सोने की वो नस गायब हो गई। उन्होंने बहुत खुदाई की, अपना सारा पैसा लगा दिया, अपना समय लगा दिया, लेकिन निराश होकर आखिर में हार मान ली। उन्होंने अपनी सारी भारी मशीनरी एक कबाड़ी वाले को कौड़ियों के भाव बेच दी। और यहीं पर कहानी में वो मोड़ आता है जो विफलता के पूरे मनोविज्ञान को समझा देता है। हाँ, क्योंकि उस कबाड़ी वाले ने मशीनरी सीधे कबाड़ में नहीं फेंकी थी। बिल्कुल नहीं, उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने जमीन का अध्ययन किया और बताया कि डार्बी ने जहां खुदाई छोड़ी थी, सोना वहां से सिर्फ 3 फीट दूर था। सिर्फ 3 फीट? सोचकर भी अजीब लगता है। और ये सच साबित हुआ। वो कबाड़ी वाला करोड़पति बन गया। मतलब डार्बी ने वहां हार मान ली जहां सफलता बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी। हाँ, विफलता अक्सर एक छलिया की तरह बर्ताव करती है। ये अक्सर तब आती है जब सफलता बस एक कदम दूर होती है। तो मन को तैयार करने और हार ना मानने की मानसिकता बनाने के बाद अगला तार्किक कदम क्या होना चाहिए? क्योंकि सिर्फ एक मजबूत इच्छा और दृढ़ संकल्प से तो कोई बिजनेस खड़ा नहीं होता, है ना? उस ऊर्जा को दिशा देने के लिए एक ठोस योजना की जरूरत होती है। बिल्कुल, और यहीं पर कल्पना यानी इमेजिनेशन का प्रवेश होता है। इमेजिनेशन? हाँ, योजनाएं हवा से नहीं आती, वे हमारी कल्पना के वर्कशॉप में घड़ी जाती हैं। और रिसर्च के मुताबिक कल्पना 2 प्रकार की होती है। अच्छा, कौन कौन सी? पहली है सिंथेटिक कल्पना। ये कोई नई चीज नहीं बनाती, बल्कि पुरानी अवधारणाओं को एक नए रूप में व्यवस्थित करती है। मतलब पुरानी चीजों को जोड़कर कुछ नया बनाना। सही कहा। और दूसरी है क्रिएटिव कल्पना, जहां से बिल्कुल नए मौलिक विचार जन्म लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर महान सफलताओं के लिए किसी बिल्कुल नए या मौलिक विचार की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। सिंथेटिक कल्पना ही काफी होती है। कोका कोला की कहानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, आशा कैंडलर की कहानी। हाँ, आशा कैंडलर एक साधारण ड्रग क्लर्क थे। उन्होंने एक डॉक्टर से एक पेय पदार्थ का गुप्त फॉर्मूला खरीदा था। और उस फॉर्मूले में कुछ भी जादू ही नहीं था। नहीं था। अगर वो फॉर्मूला उसी डॉक्टर के पास रहता तो शायद वो बस सिर दर्द की एक दवा बनकर रह जाता। लेकिन कैंडलर ने उसमें अपनी कल्पना मिलाई। उन्होंने उसकी मार्केटिंग की, एक विजन देखा और उस एक विचार से पूरी दुनिया में कोका कोला का साम्राज्य खड़ा कर दिया। और डॉक्टर फ्रैंक गंसालेस का उदाहरण भी यही साबित करता है। वो युवा प्रचारक? हाँ, जिसने यह निश्चित कर लिया था कि उसे एक कॉलेज खोलने के लिए 1 सप्ताह के भीतर $1 मिलियन चाहिए। 1 सप्ताह में $1 मिलियन, वो भी उस जमाने में। उसने एक स्पष्ट योजना बनाई, एक शक्तिशाली भाषण तैयार किया, और जब उसने वो भाषण दिया तो दर्शकों में बैठे एक व्यक्ति ने उठकर उसे सच में $1 मिलियन दे दिए। क्या बात है! ये उस निश्चित उद्देश्य और कल्पना का ही परिणाम था। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इन सब कहानियों के बीच एक बहुत अहम सिद्धांत छिपा है। वो क्या? ये सब अकेले करना लगभग असंभव है। यहीं पर मास्टरमाइंड की अवधारणा सामने आती है। 1 मिनट, मुझे इस मास्टरमाइंड वाले हिस्से पर थोड़ी सी उलझन है। कैसी उलझन?
मान लीजिए अगर मैं किसी सीक्रेट बिजनेस आइडिया पर काम कर रहा हूँ या मेरी कोई बहुत बड़ी योजना है, तो मैं दूसरों के साथ उसे क्यों शेयर करूँ? ये एक बहुत ही स्वाभाविक डर है। हाँ, मतलब क्या लोग आइडिया चोरी नहीं कर लेंगे या फिर आपसी कलह से वो प्रोजेक्ट ही बर्बाद नहीं हो जाएगा? देखिए, मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ कुछ लोगों को एक कमरे में बिठाकर गपशप करना या आइडिया बांटना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है 2 या 2 से अधिक लोगों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण सद्भाव के साथ यानी हार्मनी के साथ अपने ज्ञान का समन्वय करते हैं। एक निश्चित उद्देश्य के लिए। हाँ, अगर समूह में ईर्ष्या है, स्वार्थ है, तो वो मास्टरमाइंड नहीं है। समझ गया। जब कई दिमाग एक साथ एक ही ऊर्जा से काम करते हैं ना, तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। एंड रुकाने की कोई देख लीजिए। हाँ, उन्हें स्टील के निर्माण की कोई खास तकनीकी जानकारी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उनका जो मास्टरमाइंड समूह था वो बेहतरीन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से भरा था, जो वो सब जानते थे जो कार्नेगी नहीं जानते थे। एकदम सही। तो अगर मैं इसे आज के तकनीकी युग के हिसाब से समझने की कोशिश करूं, तो ऐसा लगता है कि हमारी जो कल्पना है वो एक स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। ओएस की तरह। हाँ, वो बहुत शक्तिशाली है, उसमें बहुत सारे शानदार फीचर्स हैं, लेकिन ये जो मास्टरमाइंड है वो इंटरनेट कनेक्शन की तरह है। अरे वाह, क्या बात है। जो उस फोन को पूरी दुनिया के सर्वर से यानी अन्य लोगों के ज्ञान और अनुभव से जोड़ देता है। बिना नेटवर्क के तो उस स्मार्टफोन की क्षमता बहुत सीमित रह जाती है। एकदम सटीक तुलना की आपने। और इसीलिए महान नेता या व्यापारी हमेशा एक भरोसेमंद समूह के साथ काम करते हैं, ताकि अगर एक योजना विफल हो जाए तो समूह मिलकर नई योजना बना सके। हाँ, क्योंकि बिना एक अच्छी योजना के कोई भी इच्छा वास्तविकता में नहीं बदल सकती। लेकिन इन सब के बावजूद एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। कौन सा आंकड़ा? रिसर्च कहती है कि बेहतरीन योजनाओं और मास्टरमाइंड होने के बाद भी 98% लोग, 98% लोग जीवन में असफल हो जाते हैं। ये सच में बहुत बड़ा नंबर है। आखिर सफलता की राह में सबसे बड़े दुश्मन कौन है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए ही इस स्रोत सामग्री में 25,000 से अधिक लोगों का विश्लेषण किया गया था। 25,000 लोग? हाँ, और विफलता के 30 प्रमुख कारणों की एक सूची बनाई गई। 30 कारण? ये 30 कारण एक तरह का आईना है। इनमें से एक कारण है आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी। अगर दिमाग में जन्मजात कोई कमी हो, उसे तो इंसान बदल नहीं सकता। सही कहा, लेकिन उसे छोड़कर बाकी जो 29 कारण हैं, उन्हें इंसान खुद सुधार सकता है। जैसे जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य का न होना, या फिर सबसे बड़ा दीमक टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। अरे हाँ, टालमटोल, ये तो हर किसी की बीमारी है। टालमटोल हमेशा हमें सही समय का इंतजार करवाता है, और कड़वा सच ये है कि सही समय कभी आता ही नहीं है। बिल्कुल, और निर्णय ना ले पाना भी एक बड़ी बीमारी है। हाँ, इनडिसिजन। अध्ययन में पाया गया कि सफल लोग बहुत तेजी से निर्णय लेते हैं, और अगर उन्हें अपना निर्णय बदलना पड़े तो बहुत धीरे-धीरे बदलते हैं। जबकि असफल लोग निर्णय लेने में बहुत देर लगाते हैं और किसी के कुछ भी कहने पर तुरंत अपना फैसला बदल देते हैं। एकदम सही। और इन्हीं विफलता के कारणों को छुपाने के लिए इंसान ने 57 प्रसिद्ध बहानों का आविष्कार किया है। 57 बहाने? हाँ, किताब में इन्हें ओल्ड मैन इफ कहा गया है, यानी अगर ऐसा होता। ओ, समझ गया। जैसे अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरा परिवार मेरा साथ देता, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती। बिल्कुल। लोग इन बहानों से बहुत प्यार करते हैं। वे अपने बहानों की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे वे उनके बच्चे हों, क्योंकि वे खुद इन बहानों के रचयिता होते हैं ना। हाँ, ये उनका अपना मानसिक निर्माण होता है, इसलिए वे इसे सच मानकर इसके पीछे छिपना पसंद करते हैं। तो इन सब बहानों के जाल को काटने के लिए कौन सा हथियार चाहिए? सबसे बड़ा हथियार है दृढ़ता, यानी परसिस्टेंस। दृढ़ता के बिना जीत बिल्कुल असंभव है। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तब भी मैदान में डटे रहना। एडी कैंटर का उदाहरण बहुत प्रेरणादायक है। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। वो सड़क पर आ गए थे ना? हाँ, लेकिन उनकी दृढ़ता ने उन्हें वापस प्रति सप्ताह $10,000 की कमाई तक पहुंचा दिया। और मैरी ड्रेसलर की कहानी भी तो है। बिल्कुल। 60 साल की उम्र में वो बिना पैसे और बिना नौकरी के थी। उस उम्र में तो ज्यादातर लोग जीवन से हार मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने दृढ़ता दिखाई और वो मुकाम हासिल किया जो कई युवाओं को भी नसीब नहीं होता। ये तो उस मशहूर पंक्ति को एकदम सच साबित करता है
एक छोड़ने वाला कभी नहीं जीतता और एक जीतने वाला कभी नहीं छोड़ता। एकदम सही बात है। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। बताइए। जब किसी की जिंदगी में सच में सब कुछ गलत हो रहा हो, लगातार असफलताएं मिल रही हों, कोई साथ ना दे रहा हो, तो ऐसे में कोई व्यक्ति दृढ़ता कैसे बनाए रख सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब क्या बार बार गिरकर उठना मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला नहीं है? देखिए, ये थका देने वाला तभी होता है जब आपके पास कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। हाँ, दृढ़ता कोई जादुई गुण नहीं है जो कुछ ही लोगों को जन्म से मिलता है। ये एक मानसिक अवस्था है जिसे पैदा किया जा सकता है। कैसे? जब आपका क्यों बहुत मजबूत होता है ना, तो आप किसी भी कैसे का सामना कर सकते हैं। इसे इस तरह देखिए, प्रकृति हमें अक्सर विफलता के रूप में परखती है। अच्छा। हाँ, इसे हम परसिस्टेंस टेस्ट कह सकते हैं। प्रकृति देखना चाहती है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर कितने गंभीर हैं। और जो लोग इस परीक्षा में टूट जाते हैं, वो उसी 98% का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। मतलब विफलता हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि ये जांचने के लिए आती है कि हम आगे जाने के लायक हैं या नहीं। तकनीकी रूप से हाँ, और इस पूरी रिसर्च का सबसे गहरा निष्कर्ष यही है कि हर विफलता अपने साथ एक समान लाभ का बीज लेकर आती है। एक समान लाभ का बीज? हाँ, हर बड़ी हार के मलबे में एक उतनी ही बड़ी जीत का बीज छिपा होता है। जो लोग इस बीज को पहचान लेते हैं, वे विफलता को अंतिम नहीं मानते हैं। वे उसे अपनी योजना को सुधारने का एक फीडबैक मानते हैं। एकदम सही। क्या बात है। हर हार के मलबे में जीत का बीज, ये सच में नजरिया बदल देने वाला विचार है। बिल्कुल है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा के मुख्य मोतियों को एक साथ पिरोते हैं। हमने देखा कि महान उपलब्धियों की शुरुआत सिर्फ चाहने से नहीं, बल्कि एक ज्वलंत इच्छा से होती है। हाँ, बर्निंग डिजायर। और हमने समझा कि कैसे वापसी के रास्ते बंद करके और उन 6 व्यवहारिक कदमों के जरिए हम अपने दिमाग के फिल्टर को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद सिंथेटिक कल्पना का इस्तेमाल करके एक ठोस योजना बनाना और मास्टरमाइंड समूह के जरिए उस योजना को ताकत देना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हाँ, अगर ऐसा होता वाले सारे बहानों को कूड़ेदान में डालकर अटूट दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना। एकदम सही। सफलता सच में कोई संयोग या लॉटरी का टिकट नहीं है। नहीं, ये कारण और परिणाम का एक स्पष्ट विज्ञान है। और देखिए, इस पूरी यात्रा के अंत में मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल, बताइए। आज हमने ये सीखा कि हमारा अवचेतन मन उन विचारों के लिए एक चुंबक बन जाता है जो हमारे भीतर सबसे ज्यादा हावी रहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण की तरह एक प्राकृतिक नियम है जो हर सेकंड, हर पल काम कर रहा है, चाहे आप इस पर विश्वास करें या ना करें। बिल्कुल। आपका दिमाग इस वक्त भी कुछ न कुछ आकर्षित कर रहा है। तो आज ठीक इस पल जब आप ये सुन रहे हैं, आपका दिमाग एक चुंबक के रूप में क्या आकर्षित कर रहा है? सफलता के अवसर और रास्ते या फिर विफलता के अनगिनत बहाने? ये चुनाव पूरी तरह से आपका है। बहुत ही शानदार और गहरे विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अपने विचारों की ताकत को पहचानिए और उन्हें सही दिशा में लगाइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए विचार और एक नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक अपने दिमाग के चुंबक को सही चीजों पर फोकस रखिए। धन्यवाद।